यहाँ पे हम लोग बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे थे और देखते ही देखते सेकंड अटेम्प्ट इतना ज्यादा पास आ गया। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पूरा यहाँ पे ट्राई मारा, बट हो सकता है कुछ फैक्टर्स आप मिस कर गए। एंड जो एक बैरियर आपको क्रॉस करना चाहिए था जिसके थ्रू कम से कम बिट्स पिलानी में आपको एडमिशन मिल जाता, जैसे कि 200 प्लस का बैरियर, वो शायद आप क्रॉस नहीं कर पाए हो। तो इस लास्ट टाइम के अंदर आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि कम से कम आप अपनी सीट को यहाँ पे कंफर्म कर लो। तो ये फैक्टर्स काफी ज्यादा जरूरी रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, और आखिरी दिनों में इन्हीं का जो है खास ख्याल रखना रहता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 2022 के कटआउट्स देख सकते हो, और एक चीज हमने नोटिस की थी कि 158 जो है मिनिमम स्कोर गया था आपका, जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के कोई भी कैंपस में कोई भी ब्रांच में एडमिशन मिल सकता था, बी फार्मा के अलावा। तो ये हम कह सकते हैं कि 180 से लेकर 200 के आसपास तक का अगर आप स्कोर ले आते हो तो मोस्टली आपको लास्ट इटरेशन तक जो है कोई ना कोई सीट यहाँ पे मिल जाएगी। अब इस टारगेट को अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका जो है प्ले करेगा वो रहेगा एलआरएन इंग्लिश, क्योंकि एलआरएन इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको कम एफर्ट्स में एक अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है अगर 20 से 25 घंटे भी लगाते हो जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के वैरायटी के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेते हो, प्लस अपना थोड़ा इंग्लिश में वर्क कर लेते हो। अब इंग्लिश में वोकैब तो जो है इतने टाइम में उतना अच्छा इंप्रूव नहीं हो सकता, जिनका ऑलरेडी अच्छा है उनको जरूर फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन जिनको अगर न्यू वर्ड से थोड़े उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते तो आपको शायद उतना उसमें फायदा ना दिखे। लेकिन बाकी जो सेक्शन हो जाते हैं जैसे कि ग्रामर हो गया, रीडिंग हो गया, आपका कंपोजिशन हो गया, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस से और बेटर कर सकते हो। तो इन पे जो है आपको खास यहाँ पे फोकस करना रहेगा, और इसके थ्रू 60 टू 70 का अगर आप जो है टच कर लेते हो स्कोर, तो जो 180 के आसपास का स्कोर चाहिए उसमें से वन थर्ड काम तो हमारा इजीली हो जाएगा, और थोड़ा किसी स्टूडेंट ने बेटर किया तो 70 प्लस तक पहुंचा सकते हो। एंड यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए वैसे हमारे कुछ कोर्सेज भी आपके लिए लॉन्च है, जिसमें स्पेशली जो फाइनल सेवियर है उसका थोड़ा फोकस एलआर एंड इंग्लिश पे ही ज्यादा है। तो ये उन स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेगा जिनकी जेई की प्रिपरेशन तो ठीक थी, मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बट एलआर एंड इंग्लिश उन्होंने अच्छे से नहीं किया, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए थे, और पीसीएम के वो कहीं ना कहीं थोड़े से सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम पे एक बार फॉर्मुलेस अच्छे से रिवाइज कर ले। तो ये बैच को आप जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रैपिड रिवीजन बैच है जिसमें आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप एक सेपरेट बैच ही चाहते हो कि बस एलआर एंड इंग्लिश करना है, तो उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट बैच लॉन्च था जिसमें आपको जो है यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट लेक्चर एंड डीबीबीस के साथ, तो इनको भी जो है आप जरूर से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे बात हो गई एलआर एंड इंग्लिश की, जिससे आपका जो है काफी सारा काम यहाँ पे हो जाएगा जो कि आप यहाँ पे करना चाहते हो कि मतलब सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करें तो उनमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें ये समझ में आया है कि फिजिक्स में आपको फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। गलत फॉर्मूला अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको ना दो तरीके से नुकसान है। इन केस अगर आपने फॉर्मूला गलत लगाया तो क्वेश्चन के आप फाइनल अप्रोच तक पहुंचे और आपका आंसर अगर यहाँ पे गलत आया तो आपको फिर से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, और एवरेज कह लीजिए अगर 1 मिनट भी लगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो 1 मिनट और एक्स्ट्रा आप लगाओगे तब जाके फाइनल आंसर तक पहुंचोगे, मतलब 2 मिनट वेस्ट हो गए, जबकि इस 1 मिनट में और भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसलिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से जो है दिमाग में सेट कर लीजिए, और एग्जाम में आप डेरिवेशन के लिए तो मत ही सोचना कि डिराइव कर लूंगा फॉर्मूले, नहीं, जितने ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मूलेस आपको दिए रहते हैं उतने याद करके जाओगे उतना बेटर रहेगा। जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया, तो हो सकता है किसी बॉडी का स्पेसिफिक सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली पूछ लिया जाए, तो उसके लिए डिराइव थोड़ी करोगे, अगर वहां पे इंटीग्रेशन और ये सब करने बैठ गए तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए। और मेजोरिटी अगर न्यूमेरिकल्स की हम बात करें फिजिक्स में तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस देखने को मिले थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा चाहिए था। देन यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हैं कि 11th एंड 12th का ना ऐसा नहीं कह सकते कि वेटेज बहुत ज्यादा डिफरेंस था, ठीक है, लगभग इक्वल वेटेज था ज्यादातर शिफ्ट में। तो यहाँ पे जरूरी यही हो जाता है कि कोई भी पोर्शन को आप लीव नहीं करो, किसी में जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ज्यादा वेटेज डाल दिया, किसी में मैकेनिक्स का ज्यादा डाल दिया, तो पेपर जो है ना उसमें आपको वेटेज थोड़ा सा वेरी दिखेगा, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ओवरऑल पेपर की लगभग सेम थी सभी शिफ्ट्स की। तो यही हमें ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम सिलेबस करके जाए। और आखिरी टाइम में अगर कुछ सोर्सेज की बात करें तो एससीबी के जो ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रश अप हो जाएंगे, वर्कड आउट एग्जांपल देख लो, कुछ अप्रोचेस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, एंड टाइम बचे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी कर लेना, वो भी आपका जो है यहाँ पे रिवीजन के लिए आपको हेल्प कर देंगे। अब बात कर ले केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कई बार रिपीट कर चुका हूँ, एक और बार आपको बता देता हूँ कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनको डिफिकल्टी होती है, जीओसी आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर बेसिक चैप्टर से इनको अच्छे से करके जाना है।
इसके अलावा कम से कम यार सबके नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीएजेंट, फंक्शनल ग्रुप जो टेस्ट हो जाते हैं आपके, इंपॉर्टेंट रीएजेंट्स, ये जो है अच्छे से कर लो, तो कुछ चांसेस है कि आपको कहीं ना कहीं इधर नंबर मिल जाए, है ना। कुछ शिफ्ट्स में जीओसी और आइसोमेरिज्म का अच्छा वेटेज आया था, तो अब वो थोड़ा सा लक फैक्टर भी हो जाता है। लेकिन अगर बाकी चैप्टर्स का भी आ रहा है तो उनके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में भी ज्यादा जो है टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, तो फॉर्मूलेस अच्छे से आपको पता होना चाहिए और जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर रहते हैं जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, थ्योरेटिकल चीजें भी ज्यादा दी है, ठीक है। आपके कभी कभी जो है न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, पर न्यूमेरिकल के लायक उसमें फॉर्मूलेस कम है। तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल चीजें दी है उन पे भी आपका कमांड होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम चैप्टर तो पूरा अच्छे से देख के जाओ, तो ये जरूरी रखिए। और यहाँ पे फिर आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो अब देखिए टाइम कम बचा है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई चैप्टर पहले पढ़ा ही नहीं था, अब रटने के लिए टाइम नहीं है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कम से कम देख लो, ट्रेंड्स देख लो, एक्सेप्शन देख लो, जो कि आपके एनसीईआरटी में है। तो पहले जेईई मेंस के टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छे से हाईलाइट करके रखे होंगे, उन्हीं पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लो। अब नहीं जा पा रहे हो पूरे चैप्टर में, कम से कम इंपॉर्टेंट चीजों को देख के जाओ, ये ध्यान रखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसका वेटेज जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला था मेजॉरिटी शिफ्ट में इनऑर्गेनिक और फिजिकल के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक करने से काम हो जाएगा। तो जो है आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और ज्यादा सिलेबस जो है यहाँ पे करके जाना चाहिए। देखिए ये हमेशा थोड़ा सा अपन रख के चल सकते हैं कि कुछ चैप्टर अगर आपके वीक है और वो लेस देन 10% है, छोड़ रहे हो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हो सकता है उसी पोर्शन से आपके थोड़े ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाए, क्योंकि वेटेज आपका थोड़ा वेरी करता है। फिर यहाँ पे एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है एक बार अच्छे से कर लीजिए। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे जो है फोकस करना है, फॉर्मूलाज के लिए कम टाइम रखना है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे जो है ज्यादा यहाँ पे टारगेट करना है। अब बात कर ले लास्ट में मैथ्स की, तो मैथ्स में जितने फॉर्मूलेस हैं उनको जो है अच्छे से रिवाइज कर लो। और कुछ वैल्यूज तो भाई डायरेक्टली यहाँ पे याद रहनी चाहिए, साइन 18 डिग्री, साइन 15 डिग्री, वहां पे एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसी कुछ वैल्यूज हो गई। या फिर आपकी जो है यहाँ पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स रहते हैं ना डायरेक्ट कोनिक सेक्शन में, उनको याद रखो, क्योंकि वहां पे आपको क्या है, कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन करते हो जिसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बहुत काम का रहता है। ये इवन आप जब कोचिंग में पढ़े होंगे तो आपको ये चीज बताई गई थी। तो उन चीजों को जो है अच्छे से याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, जो एक पूरा नॉर्मल अप्रोच है उसके थ्रू निकालेंगे और फाइनली वो रिजल्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर दिमाग में सेट होगा ना, बहुत टाइम सेव कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, एलपीपी हो गया अपना, ये अपन क्या है जेईई मेंस के टाइम पे जो है हल्के में ले लेते थे, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में यही चीज हमने ऑब्जर्व करी है कि इनसे भी कुछ कुछ शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है किसी भी चैप्टर को यहाँ पे हल्के में लेना है, आपको जितना पोर्शन आप कर सकते हो बिट सेट के लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। और किसी पोर्शन के लिए या किसी सर्टेन सेक्शन के लिए आप वीक फील कर रहे हो कि नहीं भाई मैथ्स में ये जो है ये मुझे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, 3D दे रहा है या वेक्टर दे रहा है, तो सॉल्व एग्जांपल उठा लो आरडी शर्मा के। ज्यादातर क्वेश्चन के आपको अप्रोच जो है उसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे। सॉल्व एग्जांपल देखोगे, पहले देखा हाँ अप्रोच इस तरीके से किया जा रहा है, अब सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन ही जस्ट देखोगे ना आरडी शर्मा में, तो वही सेम क्वेश्चन होगा, तो उसके सॉल्यूशन को वहां पे थोड़ा छुपा लेना और उसको खुद से प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्या लगता है वो भी समझ में आ जाएगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आपका मतलब मान के चलिए 60 to 70% जो पेपर वो बेसिक लेवल पे ही रहता है बस। अब जो बाकी के जो परसेंटेज है, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, उतना ही बढ़िया स्कोर यहाँ पे ला सकते हैं, तो ये मान के चलिए। अब यहाँ पे लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्पीड पे वर्क करना है ना, तो स्पीड पे लगातार वर्क करने के लिए टाइम बड़ा फ्रेम चाहिए अपन को, लगातार प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ते जाती है। पर आखिरी के दिनों में किन चीजों पे फोकस कर लो, तो वो देख लीजिए कि एक हैबिट आपको जो है यहाँ पे डेवलप करनी होगी कि क्वेश्चंस को कम टाइम में रीड करो। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, एक बार में आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रिटर्न हो जानी चाहिए, अच्छा ये चीजें पूछिए, एक दिमाग के अंदर फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए, अच्छा ये इस चैप्टर का इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये शायद फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। इस अगर आदत को आपने बिल्ड कर लिया तो एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है आप टाइम सेव कर सकते हो। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा, अपना रफ शीट पे जो है वैल्यूज लिखी, फिर उसके बाद वो भूल जाते क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिर से एक और बार क्वेश्चन देखते हैं। अरे इस तरीके से अपन बार बार टाइम वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, इसलिए आदत यही रहनी चाहिए, एक बार में क्वेश्चन पढ़ के हम इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ग्रैस्प कर ले और उस हिसाब से जो है सॉल्यूशन यहाँ पे कर ले। अब दूसरी चीज ये है कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन हो सके दिमाग में ही कर लो, छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए हर बार नहीं लिखना है, और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी है ना उसको वहां पे ऐसा नहीं है कि फिर से अपन ने वो इक्वेशन नोट की, इक्वेशन जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन देके रखी है, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, तो आप सीधा फैक्टराइज फॉर्म में लिखो ना। आप ये सोचो कि भाई फैक्टर्स तो निकालने ही पड़ेंगे बाद में, तो इससे अच्छा सीधा फैक्टर फॉर्म में लिखो, तो आपको जो है काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। सारी चीजें दिमाग में होती रहनी चाहिए, क्योंकि बिट सेट में मेन चीज जो है वो स्पीड मैटर करेगी। अब यहाँ पे अगली चीज ये है
कि ऑप्शंस अगर आपके जो है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लोज नहीं है, लेट्स से कि आपका 201 है, फिर देन आपका 501, 878 या ऐसे कुछ आपके ऑप्शंस दिए, काफी दूर दूर दिख रहे हैं, या फिर लेट्स से अगर आपके जो है 2, 5, 9 इस तरीके से भी दिए, ये भी दूर ही है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से देखे तो यहाँ पे आप जो है अप्रोक्सीमेशन लीजिए, कहीं पे अगर 5.134 ऐसी कोई वैल्यू आ रही थी तो उसको लगभग 5 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई को जो है आप 3 ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस कितने दूर दूर है, अगर दूर है तो आपको जो है जरूर इससे फायदा होगा। हाँ, बहुत ही पास हो गए कि भाई 1.87 दिया है, 1.88 दिया है, तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वैल्यूज काफी पास पास है, तो ये चीज आपको सोचनी रहेगी। और जितनी स्मार्ट टेक्निक सोच सके, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, विजुअलाइजेशन, ग्राफ, ये सारी टेक्निक को यूज करते हुए आना चाहिए। स्पीड बूस्टर सीरीज में अपन वही चीज कवर कर रहे हैं, कुछ तो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी जो शिफ्ट 1 के उठाए वो भी उसमें डल जाएंगे, तो ध्यान से जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा, बहुत आपको जो है इससे भी फायदा देखने को मिलेगा। इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या सीधा जो है चैनल के सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। फाइनल चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो है आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, अगर मॉक टेस्ट नहीं देके जा रहे हो तो आपको आपकी स्पीड का अंदाजा नहीं रहेगा, जितना आपके अंदर पोटेंशियल था, जितना बेटर स्कोर कर सकते थे, उससे कम ही स्कोर करोगे। इसलिए मॉक टेस्ट से गलतियों को समझना जरूरी है, अपनी स्पीड को एनालाइज करना जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करो कि एक प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में दो, कि एकदम रूम जो है बंद किया, कोई भी प्रकार का जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप और सिस्टम है सिर्फ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉटल रख ली, और उसके बाद जो भी स्लॉट रहता है आपका, जैसे 9 से 12 में देते हो पेपर या फिर 2 से 5 में, उस हिसाब से। अभी तो वैसे स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस में थोड़ा टाइम है, लेकिन दिमाग में एक सेट कर लो कि कौन सा स्लॉट बुक करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम की आपको एक पता चल गया है कि कौन सा स्लॉट आपके लिए बेटर रहेगा, मॉक टेस्ट अभी तक दिए होंगे अगर इस टाइम के अंदर, तो वो चीज भी आपको पता चल गई होगी, तो वही स्लॉट पे ज्यादातर मॉक टेस्ट को जो है प्रैक्टिस करो। इंटरवल कितना रखना चाहिए एक मॉक टेस्ट में? तो देखो, अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो चुका है तो हर एक एक दिन के बाद जो है आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, रोज मत दो, थोड़ा सा ऐसा एग्जॉस्ट फील करोगे और एनालिसिस के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन एक दिन छोड़ के दे सकते हो। हाँ, सिलेबस भी साथ में थोड़ा सा भी रिवाइज कर रहे हो, टाइम लगेगा, तो 2 या 3 दिन छोड़ के दे सकते हो, कम से कम 5 मॉक टेस्ट देने का यहाँ पे ट्राई करो। और जैसे ही मॉक टेस्ट दे लो, उसको अच्छे से एनालाइज भी करो कि आखिर कहाँ पे गलत जा रहे हो, गलतियों को जब तक नहीं पहचानोगे इंप्रूव कैसे करोगे, तो ये चीज समझना जरूरी है। 15 दिन है, जितनी गलतियां समझ ली उतना ही बेटर आपका जो है स्कोर हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। एंड हर मॉक टेस्ट में जो है आप लोग अपनी स्पीड इंप्रूव करते जाइए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि मेन पेपर तक अगर आपकी स्पीड काफी अच्छी रही तो आप इस बोनस सेट को खोल लोगे, बोनस क्वेश्चन का काफी ज्यादा फायदा है, 36 मार्क्स जो है आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। हाँ, टाइम कम रहता है तो पूरे तो आप नहीं लगा पाओगे 12 क्वेश्चन, पर जितने भी लगा दोगे उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि पूरे 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कुछ स्टूडेंट्स जो कि 120 125 के आसपास करते, तो चलो तुक्के मार के थोड़ा सा रिस्क ले लेते, तो वो तो उस टाइम पे डिसाइड करिएगा। बोनस के लिए भी एक वीडियो आपके लिए वैसे बनाया था, उसको आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि मॉक टेस्ट कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो देखिए काफी रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 20 में। तो अपने मतलब अभी टाइम जितना बचा है, आप कितनी फ्रीक्वेंसी से देना चाहते हो उसके बेसिस पे आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेस हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को हेल्प करेंगे, जैसे कि हमारा क्रैश कोर्स, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक। वैसे क्रैश कोर्स में सारा ही पैकेज आपके लिए इंक्लूडेड रहता है, तो अभी टाइम के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं क्या आपकी जो है रिक्वायरमेंट को बेटर यहाँ पे सूट करेगा। एंड एक चीज याद रखिए कि अब काफी कम दिन रह गए, तो जितने डिस्ट्रैक्शंस है थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, नींद थोड़ी सी काटनी पड़े थोड़ा कम कर दो नींद का टाइम। बस यहाँ पे आपका टारगेट यही होना चाहिए कि यार फाइनल अब जो मेरे पास यहाँ पे एक चांस बचा है कि बिटसेट में क्रैक कर सकता हूँ, उसको क्रैक करना है। बिट्स मिलानी के आपको तीनों ही कैंपस में से जो भी कैंपस मिलता है वो आपको जो है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोल देता है, तो इस मौके को मिस नहीं करना है। और एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप रेडी है बिटसेट क्रैक करने के लिए? अभी तक जो भी रिजल्ट रहे उन सबको भूल जाइए, और यही जो है आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा कि अभी भी आपके पास चांस है, कुछ जो गलतियां हो रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई है उन सबको आप सुधार सकते हो और एक बेटर स्कोर यहाँ पे ला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।